तो आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द फिफ्थ क्लास। आज फिफ्थ क्लास, पांचवी क्लास हम कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की, मूवी और वेब सीरीज़ की, जिसमें मेन एम्फोसिस हमारा वेब सीरीज़ है। तो थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए इसको आप। तो अब तक हमने जो आपको अब तक जो हमने डिस्कशन करी, जो मैंने आपको बताया, वो मेनली वेब सीरीज से संबंधित था। और थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूँ। स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, फिल्म्स के हिसाब से अप डाउन आएगा, प्रॉब्लम आएगी, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा चलेगा। उसके बाद हमें बैक स्टोरी थोड़ी सी कम रखनी है। बार बार ये नहीं कि हम बैक स्टोरी घुसा दें। बैक स्टोरी रखने का भी एक तरीका होता है, उसको हम सबको समझना है। और पर्टिकुलरली वेब सीरीज में विशेषकर हमें कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना है कि जो हमारा केवल मेन कैरेक्टर ना हो, बल्कि मेन कैरेक्टर मतलब एक जो हमारा मेन कैरेक्टर होगा ठीक है, या दो कैरेक्टर्स हैं उनके तो हमें ध्यान देना ही है, और उसके आसपास के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हम उसे मेन कैरेक्टर्स पे मानेंगे। तो प्रोटैगनिस्ट जिसे हम बोलते हैं कि मुख्य किरदार, फिल्म का हीरो या हीरोइन या एक ग्रुप, वो तो ठीक है, हमें उसका ध्यान रखना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो और करेक्टर्स हैं वो करेक्टर्स का भी हमें हिस्ट्री पता हो, हमें उनका बैकग्राउंड पता हो, हमें उनकी इंटरनल नीड। तो इंटरनल नीड जो मैंने आपको बताई थी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं आज की क्लास पे आता हूँ। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे मैंने लास्ट जो क्लास छोड़ी थी वो बैक स्टोरी पे छोड़ी थी, और आपसे कहा था कि हम बैक स्टोरी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बैक स्टोरी पे करते हैं बात। तो बैक स्टोरी होती है कुछ किरदारों की कहानी, जो उनकी हिस्ट्री होती है। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन की कई हिस्ट्री हो सकती है, पीछे जीवन में बहुत सी बातें हो सकती है। हम हर बात को नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ, हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा बातें पता हो तो वो हमें उस कैरेक्टर को बनाने में हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि दो एग्जाम्पल दिया आपको। ब्रेकिंग बैड में केमिस्ट्री का टीचर है, हमें उसकी बैक स्टोरी धीरे धीरे एपिसोड्स में रिवील होती है। फर्स्ट एपिसोड में हमें यही पता है कि वो केमिस्ट्री का टीचर है, और एक समय उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। इतना हमें पता है उसकी बैक स्टोरी। फिर आगे चल के हमें एपिसोड्स में पता चलती है कि उसने अपने उसकी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, और आगे चल के पता लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और एक और फ्रेंड था, उनके साथ मिलके एक कंपनी बनाई थी जो बड़ी कंपनी बन गई है। इतनी सी बैक स्टोरी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ तो हमें कैरेक्टर से पता लग जाता है। एक कैरेक्टर जो होता है ना, वो एक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर, मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कैरेक्टर की नहीं। कि जब एक एक्टर, इसलिए फिल्मों में जैसे मैंने उस दिन बताया, स्क्रीन, फिल्म मतलब स्क्रीन, वेब सीरीज या स्क्रीन जो भी है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी कास्टिंग कैसे है। कास्टिंग में अगर एक एक्टर फिट बैठ रहा है, क्योंकि चेहरा भी बोलता है, तो अगर एक एक्टर फिट बैठता है तो वो अपने आप में एक बैक स्टोरी बता देता है। और बैक स्टोरी आप जितनी भी डाल दीजिए, पर अगर वो एक्टर उस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहा, तो कई बार वो बैक स्टोरी से भी मेल नहीं खाता। और इसीलिए हम एक्टर्स को कई बार इतना पे भी करते हैं, क्योंकि अच्छे इमोशनल एक्टर्स भी नहीं मिलते। तो बैक स्टोरी को आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि बैक स्टोरी, आज की स्टोरी से जो लिंक्ड बैक स्टोरी है वो बैक स्टोरी बतानी है। पता तो सारा होना चाहिए,
बताना मतलब दिखाना क्या है, वो आपको इतना ही दिखाना है जो आज की स्टोरी से संबंधित हो, और उसे थोड़ा थोड़ा दिखाना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना है। दूसरा ये कि अगर आप बैक स्टोरी के ऊपर स्टोरी लेके जा रहे हैं कि भैया मैं तो एक एपिसोड, मेरे 10 एपिसोड है, 10 में से एक एपिसोड या 8 एपिसोड है। देखिए, अब आप वेब सीरीज लिख रहे हैं ना, और इंडियन स्टाइल के हिसाब से लिख रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, बेताल के अंदर 4 ही एपिसोड्स हैं बेताल के, जो रेड चिलीज ने प्रोड्यूस किया है, शाहरुख खान, इतनी बड़ी कंपनी है, सिर्फ 4 एपिसोड है। अगर मसाला 4 एपिसोड तक का है तो 4 एपिसोड लिखिए, 5 का है 5, ज़्यादा लंबा नहीं लिखिए। हमारे एक यहीं पर मित्र हैं जो आ रहे हैं क्लास में, और उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है मेरा, जो 999 वाला है, जिसमें मैं 3 मीटिंग्स उनके साथ रखूँगा, और मैंने एक मीटिंग उनके साथ कर ली है। अभी सबके लिए जो उधर बाद में भी देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे, जो क्लास में आएंगे, देखिए सबसे पहली बात, बैक स्टोरी पे हम दोबारा आएंगे। सबसे पहली बात, प्लीज़ स्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर लिखना अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। स्क्रिप्ट फॉर्मेट में सीन शुरुआत में स्क्रिप्ट में लिखना एकदम लास्ट की प्रक्रिया है। हमारे मित्र ने 1 साल का लिखा और 10 एपिसोड लिख दिए 40 से 50 मिनट के, और कोई भी लिख सकता है इसको, या तो, पर अब समस्या ये है कि 10 से 40 50 मिनट के उसको पढ़ने कौन बैठेगा? वो तो कोई बाद में पढ़ेगा, हर पढ़ने वाला पहले कहेगा भैया सिनॉप्सिस तो लेकर आओ, एक सिनॉप्सिस मेरे को 1 पेज की, 2 पेज की, 3 पेज की सिनॉप्सिस लाओ, मेरे को ट्रीटमेंट लाओ। पहले मुझे वन लाइनर मतलब 1 लाइन में या 2 लाइन में स्टोरी तो बताओ। और मैंने एक बात आपको बता दूं कि पेज भरना और भरते चले जाना बहुत आसान है, लंबा लिखना आसान है, छोटा लिखना बहुत मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल काम होता है फिल्म का टाइटल, वेब सीरीज का टाइटल चाहे आपने बहुत बेहतरीन स्क्रीन पे लिखा है, एंड में बुक हो या वेब सीरीज हो या फिल्म हो, उसका टाइटल देना सबसे मुश्किल काम होता है। तो वो सूक्ष्मता की चीज़ है, सटलनेस की बात है। तो सबसे पहले जो भी न्यू राइटर्स हैं या ऑलरेडी राइटर भी है, प्लीज़ अवॉइड करिए। हो सकता है आपने पहले बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हो, ऑलरेडी राइटर्स हो, क्योंकि मैंने भी ये प्रैक्टिस कर चुका हूँ। मैं भी पहले सिनॉप्सिस डेवलप करके स्क्रिप्ट लिखा, फिर एक समय आया मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा, लेकिन वो स्क्रिप्ट एक पहाड़ की तरह हो जाती है, उसको संभालना मुश्किल होता है, चेंज करना मुश्किल होता है। अब मान लीजिए आपने 40 पेजों के 10 एपिसोड लिखे, 400 पेज, अब उसमें सिनॉप्सिस आपने मान लो बाद में भी सिनॉप्सिस लिख दी। कई लोग सोचते हैं हम बाद में सिनॉप्सिस लिख देंगे, चलो बाद में आपने सिनॉप्सिस लिख दिया, सिनॉप्सिस का पर्पस क्या है? सिनॉप्सिस का पर्पस तो यही है ना कि भैया पढ़ के जहाँ पर लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा वहाँ पे कुछ डाल दो, पहले उसको डिस्कस करो। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कानून के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं, जिसे हम कायदा कहते हैं, कानून वो होता है एक्ट। तो कानून में 2 बातें होती है, उसमें मैं जाऊँगा। तो एक्ट में क्या होता है कि कोई भी एक्ट आप पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई एक्ट पढ़ लिया, तो एक्ट का जो भी सेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं धारा, वो सेक्शन पूरे सारी धाराओं से रिलेटेड होती है। अगर एक एक्ट के अंदर 325 सेक्शन है, तो सारे 325 रेड विद ईच अदर होते हैं, हर एक से लिंक होते हैं। ऐसे फिल्म की स्क्रिप्ट या वेब सीरीज की स्क्रिप्ट में आपने लिख दिए 10 एपिसोड लिख दिए, 52 एपिसोड भी लिख दो आप तो बैठ के कि मैंने तो भैया 52 एपिसोड लिख दिए, लेकिन वो सारे इंटरलिंक होते हैं। उसको वेब सीरीज के स्क्रिप्ट के फॉर्म में अगर लिख दोगे, सीन है, डायलॉग है, एक्शन है पूरा, मैं प्रशंसा करता हूँ सबकी जिसने ऐसा कर दिया है, लेकिन इस प्रैक्टिस को अवॉइड करिए। नंबर 1, आपके मन में जो भी आए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके मन में जो भी आए, आप अपने लिए एक रफ वर्क, एक स्टेप आउटलाइन बना लो, चाहे आप 100 एपिसोड का स्टेप आउटलाइन बना लो, क्योंकि स्टेप आउटलाइन के बेसिस पे आपको बाद में चेंज करना आसान होगा। और उसके बाद 1 पेज का सिनॉप्सिस लिखो पूरे, चाहे 10 सीजन का एक सिनॉप्सिस लिख दो, चाहे 1 सीजन का लिख दो, चाहे सीजन वाइज सिनॉप्सिस लिख दो। सीजन वाइज लिखोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
पहले सीजन का ये सिनॉप्सिस, आगे तो कोई मांगेगा नहीं आपसे। हाँ, एक्सपेक्टेशन सबसे होगी, मांगने वाले मांग भी सकते हैं कि देखो हमें आपका अच्छा लग रहा है, आपके में इतनी इन्वेस्टमेंट है, अब अगर हम चाहें कि आगे 5 बनाना चाहें तो क्या आपके पास 5 का है, क्योंकि जब मैं प्रोडक्शन पे जा रहा हूँ, और कई बार आप, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो फिल्म नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूस हुई, वो रिलीज होने से पहले ही प्रीक्वल बना डाला, क्योंकि वो कई बार आप अपनी गट फीलिंग से भी करते हो, मार्केटिंग में क्या डिपार्टमेंट चल रहा है, प्रोडक्शन क्या सोच रहा है, वहां से आ गया भैया, कहीं से आ गया कि नहीं ये तो हिट जाने वाली है, इसका तो आगे चाहिए और आगे सीक्वल चाहिए, सीजन बन गया, बनते बनते शूटिंग कर रहे हो आप, शूटिंग करते करते एक्टर्स को लगा, रशीज गए, एडिटिंग टेबल पे गए, एडिटर्स कह रहे हैं हाँ भैया ये तो सही बन रहा है, और सर्कल में दिखाया, 2-4 लोगों ने देखा, एग्जीक्यूटिव्स ने देखा, हाँ भाई ये तो सही है, इसका सेकंड सीजन का है मटेरियल, नहीं है, क्यों नहीं है, तो उस केस में हो सकता है कि वो सेकंड सीजन का मटेरियल हो, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो। तो इसलिए पहले सिनॉप्सिस आप अपने रेडी करो, पूरा स्क्रिप्ट मत करो, जब सिनॉप्सिस हो, एपिसोड वाइज सिनॉप्सिस हो, फिर उसके बाद आप अपना स्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखना, भूल के भी पूरा स्क्रिप्ट मत लिखना। और बैक स्टोरी में 2 चीज़ें याद रखना, कि एक तो बैक स्टोरी सिर्फ उस चीज़ से संबंधित हो जो कि स्टोरी है, दूसरा, और उसको वहीं दिखाओ जहाँ ज़रूरत है। एक कहानी उठा के बैक स्टोरी पे ले गए, हाँ भैया इसकी बैक स्टोरी भी मैं बताता हूँ कि वो सेक्रेड गेम्स के अंदर उसकी बैक स्टोरी पूरा ऐसा लग रहा था उठ के वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पूरी बैक स्टोरी पे ही कहानी चली जाएगी। तो इतना लंबा चौड़ा जरूरी है बैक स्टोरी? आज की डेट में इंसान का जो माइंड है वो इतना एक्सपोजर ले चुका है, मीडिया का इतना एक्सपोजर ले चुका है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, उसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती। ब्रेकिंग बैड और आपका ये क्या कहते हैं, मैंने वो देखा आपका द क्वीन ऑफ गैम्बिट, दोनों में, क्वीन ऑफ गैम्बिट में तो 7 एपिसोड में, जबकि बैक स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी, ज़्यादा दिखाई नहीं। अभी फियर द वॉकिंग डेड है जो अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, बहुत बढ़िया था, सबसे पहले मैंने शायद वही देखा हुआ सीरीज। उसमें वो लोग इतना बैक स्टोरीज में इतना घुस गए कि बैक स्टोरीज जाके बोर हो गई। और हॉटस्टार के ऊपर मैंने बताया उसमें बैक स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग होने के बाद भी बैक स्टोरी पे बेस्ड प्रोग्राम, वेब सीरीज और फिल्म हो, वो रद्दी हो जाता है, उससे इंसान ऊब जाता है। तो द लेफ्ट ओवर नाम है, लेफ्ट ओवर बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतनी बैक स्टोरी पे चले जाते हैं, इतनी बैक स्टोरी पे एक एक एपिसोड, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बनाया और वाकई में एंजॉय किया। ग्लिच है नेटफ्लिक्स पे, उसमें भी बैक स्टोरी अच्छी हो सकती है, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन हमेशा ये एक बेसिक रूल था जो मैंने अपनी शायद सबसे पहली पुस्तक में पढ़ा होगा, जो कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जाने से पहले 2002 में मैंने ये पढ़ा होगा, और वो तब से मैंने इस रूल को थंब रूल बना के पकड़ रखा है कि बैक स्टोरी पे स्टोरी को डिपेंड नहीं करना। सिनेमा शुड मूव फॉरवर्ड, सो सीरीज शुड ऑल्सो मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो क्यों कर रहा है ऐसे, उसका कोई कारण हो सकता है बैक में, लेकिन वो कारण में पूरा घुस के लंबा चौड़ा कारण बताने लग जाओगे तो बोरिंग हो जाती चीज, हो सकता है वो इंटरेस्टिंग। तो बैक स्टोरी को आपको सबको ध्यान रखना है, जैसा मैंने बताया वैसा डेवलप करो। बाकी आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, आपको जैसा लगता है आप स्वतंत्र हो, आप कर सकते हो। अगर चीज अच्छी बन रही है तो उससे परहेज करने की भी जरूरत नहीं है। कई बार बैक स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन जो मेरा अपना तजुर्बा है और कई सारे देखने के बाद मेरा ये है कि यार अच्छी लगती है, लेकिन यार ऑडियंस को कहीं ना कहीं अंदर से रोक देती है कि भैया, जैसे इनफैक्ट कई साइंस फिक्शन या कई टाइटन्स है जैसे नेटफ्लिक्स में, जो कि कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स पे, उसमें भी वो बैक स्टोरीज पे जाते हैं लंबा जाके। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि राइटर, अगर मैं बैक स्टोरी में जा रहा हूँ तो मतलब मेरे पास फ्यूचर की स्टोरी का मसाला पूरा नहीं है, मैंने फ्यूचर की स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं बनाई है, इसलिए मैं बैक स्टोरी पे जा रहा हूँ, बैक स्टोरी दिखा रहा हूँ। हाँ, बैक स्टोरी में तो इंटरेस्ट ऑडियंस का रहेगा, क्यूरियोसिटी तो रहेगी,
ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, वो तो ठीक है रहेगी, लेकिन ज़्यादा क्यूरोसिटी उसकी फ्यूचर को देखने की अब क्या होगा, तो आपको भी ये रखना है अब क्या होगा, इस पे आपको ध्यान देना है। तो ये तो हो गई बात बैक स्टोरी की। और दूसरी बात ये कि स्क्रिप्ट फॉर्मेट में नहीं लिखना है, पहले एक एक पेज के सिनॉप्सिस की हैबिट डालनी है, ट्रीटमेंट की हैबिट डालनी है। हाँ, एक स्टेप आउटलाइन अपने रफ वर्क के लिए बना सकते हो, फिर जब वो सब हो जाएगा उसके बाद ही स्क्रिप्ट फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो मैंने ग्रहण देखी, और ग्रहण में मेरे एक मित्र हैं शाहिदुर रहमान, शाहिदुर बंगाल से हैं, और 2004 में, 2004 में सबसे पहले मैंने उनके साथ काम किया था, और थिएटर एक्टर थे, और उसके बाद वो एनएसडी गए और बंगाली थिएटर करते हैं, हिंदी भी करते हैं। एनएसडी में काफ़ी थिएटर किया, भाग मिल्खा भाग, काबिल, ये उनकी मूवीज़ रही हैं, भाग मिल्खा भाग, काबिल, और बाटला हाउस, और अभी एक सीरीज़ आया ग्रहण, तो मैंने ग्रहण भी देखा। बहुत ही इमोशनल सीरीज़ है, बहुत भावुक कर देता है, तो आप भी देखना, बहुत अच्छा है। मैंने बोला है अगर शाहिद आता है यहाँ पर, तो मैंने उसे बोला है, वो थोड़ा सा बिजी है, शायद इस हफ्ते आ जाए तो हम, शाहिद बहुत ही भावुक एक्टर है। और जब मैं शाहिद से मिला था, तो जैसे मैंने अरिंदम साहा एक एक्टर हैं, उनसे मिला था जब बंगाल में, तो मैंने उनको देखा तो देखते लगता है एक डायरेक्टर एक्टर को पहचान जाता है, क्योंकि मैं भी थिएटर कर चुका था और फिल्म्स में भी आ चुका था, तो वो देख के पता लग जाता है। ऐसे शाहिद को देख के पता लग गया था कि भैया ये तो एक्टर है, और वाकई में उसने वहाँ से अब यहाँ तक इतने सालों में काम ही किया है। और इनफैक्ट जब मैं देख रहा था ग्रहण, तो जब वो अपनी बैक स्टोरी बताता है तो गला भर आता है उसका, तो एक वो सीन आएगा तो मैं उससे पूछूंगा उसके बारे में। तो ये एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है, तो वो ऐसा गला भराया, उसका जो गला भराया वहाँ मेरे भी आंसू आ गए। दो, सिर्फ 2 लाइनें उसने बोली, तब तक उसके करेक्टर ने कुछ नहीं बोला। तो ये बात को समझनी है कि जब आप स्क्रीन के लिए एक्टिंग कर रहे हो, तो एक अलग तरह की चीज़ चाहिए होती है, और एक्टर करेक्टर्स को लेके आने में इसलिए मददगार होते हैं। तो सिर्फ 2 लाइनें बोली, और वो मैंने अपनी वाइफ को रिपीट करके 2 बार दिखाई, तो कि वो देखो लाइन, देखो 2 लाइन देखो कि किस तरह से गला भर आया उसका, और उसने कैसे बोला। तो ये एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है। तो आप जब कास्टिंग भी करेंगे, अगर आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि एमेच्योर एक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन फिर रोल उनके हिसाब से होना चाहिए। तो चलिए अब वेब सीरीज़ की स्टोरी में आते हैं। तो आप में से किसी ने क्वींस गैम्बिट देखा है? हिंदी में भी अवेलेबल है वो। नहीं देखा? एनीवे, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप वेब सीरीज लिख रहे हैं, आपने एक रूपरेखा तैयार कर ली कि मेरे ये वेब सीरीज है, और ये मेरा जो है ना ऐसे ऐसे चलेगा, ये मेरा एक है। अच्छा, अब आपको उसके अंदर हर एपिसोड पे वर्क करना है, तो हर एपिसोड का अपना एक क्राइसिस होना चाहिए जो पूरी स्टोरी से लिंक हो। जैसे क्वींस गैम्बिट के अंदर सबसे पहला है कि बच्ची अनाथ हो जाती है, और अनाथ होके वो अनाथालय में आती है, तो वो उसका क्राइसिस है। वहाँ पर अनाथालय में उनको ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं, बच्चों को ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया जाता, कुछ उसके फ्रेंड बनते हैं, किसी के साथ उसकी प्रॉब्लम होती है, तो वो एडजस्टमेंट की जो उसकी है, न्यू स्पेस में, उस न्यू प्लेस में उसका एडजस्टमेंट, उसकी मदर की मौत हो गई है, और वहाँ पर उसके एक सफाई कर्मचारी हैं जो कि चेस खेलते हैं, और उनसे उसकी दोस्ती होती है, और वो उसके गुरु बनते हैं। तो देखिए पहले एपिसोड में जैसा मैंने आपको बताया, मुख्य किरदार वो लड़की आ गई, चाहे बचपन में आई है लेकिन है तो मुख्य किरदार, तो वो एलिजाबेथ उसका नाम है, एलिजाबेथ हार्बन आ गई।
जैनिटर, सफाई कर्मचारी जो उसके हैं, वो आ गए। वो हालांकि मुख्य किरदार नहीं है, वो गुरु का उनका रोल निभा रहे हैं। वो उसको सिखाते हैं चेस। फिर तीसरा एक उसकी फ्रेंड बनती है जो थ्रू आउट द सीरीज नहीं है। फर्स्ट पहले 2 एपिसोड्स के बाद वो सीधा 7वें एपिसोड में आती है, लास्ट एपिसोड में आती है। तो वो जब मैंने आपको बताया था, वो उस तरह का एलिमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी चीज, नाउन समझिए, कोई ऐसा स्थान, संज्ञा जो होती है, वो चीज हो जो शुरुआत में हम रिवील करते हैं और बाद में वो हमारे हेल्पिंग एलिमेंट्स होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें ये जो इसकी एक फ्रेंड बनती है, अफ्रीकन, ब्लैक अफ्रीकन लड़की होती है, ये पहले 2 एपिसोड में दिखते हैं और उसके बाद अगले 3 एपिसोड में नहीं दिख के 2, 3, 5 और 6, 4 एपिसोड में 7वें एपिसोड में आती है उसके पास। और उस समय आती है जिस समय उसको वर्ल्ड चेस, तो ये लड़की का पूरा लाइफ चेस खेलने में, चेस का खिलाड़ी बनने में जाता है। तो वो लास्ट में आती है और उसको उस समय बहुत पैसे की जरूरत होती है और हर जगह से उसको मतलब बड़ी चैंपियन बन जाती है, अमेरिका की चैंपियन बन जाती है। अमेरिका की चैंपियन बनने के बाद भी उसको हेल्प मिलती है क्रिश्चियन मिशनरी से, लेकिन वो क्रिश्चियन मिशनरीज जो कहलवाना चाहते हैं वो नहीं कह के उनकी हेल्प भी नहीं लेती। और उसके जो चेस प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड चेस प्लेयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं उसके, वो भी उसे कहते हैं कि तू इनकी हेल्प ले ले, वो नहीं लेती। और बिल्कुल उसका तय होता है कि वो जो उसका एक सपना होता है कि रूस के एक बहुत बड़े प्लेयर को वो हराएगी, वो सपना उसका बिल्कुल टूटता हुआ नजर आता है। और ऐसे में इसकी ये जो फ्रेंड उस समय जो इसके साथ थी पहले 2 एपिसोड्स में, जब ये हॉस्टल अनाथालय में आती है अपने, वो तब आती है। और अब हमें पता लगता है कि उसकी फ्रेंड का कोई अमेरिकन, वाइट अमेरिकन कोई बॉयफ्रेंड बन गया और वो रिच है और इसकी भी अपनी सेविंग्स है, तो वो अपनी फ्रेंड को देती है और देने का एक रीजन भी है। तो अब एक चीज आपको, ये तो एलिमेंट हो गया, मैंने आपको समझा दिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, चाहे फिल्म लिखो चाहे आप वेब सीरीज लिखो, जस्टिस एंड जस्टिफिकेशन, कि कोई काम जो हो रहा है वो न्यायोचित है या नहीं है, उस काम को देखने वाला न्यायोचित ठहराएगा या नहीं ठहराएगा। वो चीज एकदम एब्सर्ड, एकदम एब्स्ट्रैक्ट, एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है। और जो हमारी जो एक सेंस ऑफ जस्टिस होती है, जो सेंस ऑफ न्याय होता है, जो हमारा नेचुरल लॉ जिसे कहते हैं कि भैया आंख के बदले आंख और कान के बदले कान, ये तो चलता है, लेकिन उसके अलावा और हमारे नेचुरल लॉज चलते हैं। लॉ ऑफ मर्सी, दया का, जो कि ग्रेट हीरोज क्रिएट करते हैं। व्हाट इज द, जो ग्रेट हीरोज होते हैं जो हमारे समाज के लिए करते हैं, उनकी ग्रेटनेस क्या होती है? उनकी ग्रेटनेस जैसे हमें धार्मिक शास्त्रों में सिखाई जाती है, जैसे हमें शिव का सिखाया गया कि उन्होंने जहर अपने गले में रख लिया, नीलकंठ कहलाए, तो दुख पी गए। ग्रेट हीरोज की जो क्वालिटीज होती है वो क्वालिटीज आपको सीखनी है। तो ऐसे हमारे जो आर्क टाइप है, अब कई जगहों पे आप पढ़ रहे होंगे तो आर्क टाइप होगा। आर्क टाइप मतलब वो प्रसिद्ध चरित्र जिस पर दुनिया चलती है, जैसे वो देवी देवता या नेता या पुराने कोई आर्क टाइप हैं। जैसे हो सकता है अगले 100 सालों में भारत में कोई बड़े अभिनेता आर्क टाइप की श्रेणी में आ जाए। जैसे हम जब बात करते हैं तो हम जो पुराने उदाहरण देते हैं, अशोक का हमने उदाहरण दिया, वो एक आर्क टाइप कैरेक्टर है। आज आप अशोक की जैसे स्टोरी पे कोई कैरेक्टर बिल्ड करिए कि एक व्यक्ति जो बहुत क्रूर से धार्मिक धार्मिक बन गया, या आप राम की स्टोरी पे कोई आर्क टाइप, तो ये जो कैरेक्टर्स है हमारे पुराने, ये आर्क टाइप इंग्लिश में कहलाते हैं। लेकिन इनके अंदर ये आर्क टाइप क्यों बने, आपको ये बात समझना है। हाउ टू मेक अ हीरो हीरो, अभी इसके अंदर ग्रहण के अंदर बहुत अच्छा है, एक इन्होंने हीरोइज्म जो क्रिएट करी है कि एक व्यक्ति जो हिंदू है और उसका सिख लड़की से प्रेम होता है, और वो लेकिन उस लड़की का दूसरा हिंदू व्यक्ति बलात्कार करता है, और ये उस बच्चे को, बलात्कारी के बच्चे को और अपनी प्रेमिका के बच्चे को बिल्कुल ऐसे पालता है। हालांकि उसने उसके पिता का मर्डर कर दिया है, लेकिन उसको ऐसे पाल रहा है कि जैसे मानो वो अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार कर रहा है। और अंत तक वो कभी उसको बताता नहीं कि वो कौन है।
कौन उसका पिता है, अपनी बेटी, और वो सिख बन गया है। तो ये जो उसके जो हीरो उसको बना रहा है, ये उसकी दया बना रही है। तो हीरो की क्या पहचान है? दया पहचान है, जस्टिस पहचान है उसकी। हीरो देखता है और बहता नहीं है। तो जैसे हमें हिंदी में सिखाया, हमें भी बचपन में सिखाया कि शेर भेड़ की चाल नहीं चलता, ऐसे हीरो व व्यक्ति आदमी भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकती है। उसकी पहचान ये होती है कि वो आवेग में नहीं आते, अपने हिसाब से चलते हैं। या फिर उनमें और क्वालिटीज हो सकती है, जैसे फाइटिंग की क्वालिटी हो गई, चेस की जैसे इसमें क्वालिटी है, या कोई और क्वालिटी हो सकती है जो कि उसे हीरोइज्म प्रदान करे। लेकिन उन सब क्वालिटीज, एक्सटर्नल क्वालिटीज के साथ, उन सब बाहरी क्वालिटीज के साथ हमारे हीरो में, हमारे प्रोटैगनिस्ट में, हीरो या हीरोइन जो भी हो, उसमें उसकी इंटरनल क्वालिटीज होंगी, तभी वो हीरो कहलाएगा। तो अगर आप क्रिकेट के अंदर सेंचुरी मारते हो तो आप हीरो नहीं कहलाते। अगर आप सेंचुरी मारने के बाद भी अपनी ह्यूमिलेशन, अपनी नम्रता को प्रेस के सामने रखते हो, लोगों के सामने रखते हो, तो आप ज़्यादा हीरो कहलाते हो। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन, उसका सेंस ऑफ जस्टिस भी होना चाहिए। और हर एक्शन का एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, आज वेब सीरीज आपकी बन रही है, 700 करोड़ लोग दुनिया के अंदर है, 28 करोड़ लोगों के सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स के पास है। 28 करोड़ में अगर हर घर में 4 व्यक्ति भी है तो 28 इंटू 4 कर लीजिए, बल्कि ज़्यादा ही लोग। एक सब्सक्रिप्शन ऐसे भी होता है जो कि 4 सब्सक्रिप्शन वाला सब्सक्रिप्शन भी होता है, जिसमें 4 स्क्रीन पे चलता है। तो सैकड़ों करोड़ लोग आपके कंटेंट को, 200-300 करोड़ लोग आज की डेट में देख सकते हैं, अगर आपका कंटेंट किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाकर अच्छा लगने लगता है। तो शुरुआत में कंटेंट देख लेते हैं तो वो 10-20 भाषाओं में तो शुरुआत में ही ट्रांसलेट कर देते हैं उसको। स्पेनिश में ट्रांसलेट किया तो स्पेन, साउथ अमेरिका और जो भी स्पेनिश टेरिटरीज है वहाँ स्पेनिश बोली जाती है। ऐसे फ्रेंच टेरिटरीज में फ्रेंच, और इंग्लिश टेरिटरीज है, हम इंग्लिश का भी देख लेते हैं, हम भी देख लेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे कितने सारे देश जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। पुराने ज़माने में अंग्रेज जहाँ पर थे वहाँ पे इंग्लिश चलती है, वो सब देख लेते हैं। तो आपका कंटेंट सैकड़ों करोड़ लोग देखेंगे। आपके कंटेंट की फिल्ट्रेशन उन सैकड़ों करोड़ लोगों से होगी, और वो सैकड़ों करोड़ लोग इंजीनियर, डॉक्टर, लेबर, टीचर, हाउसवाइफ, बच्चे, बड़े सब हो सकते हैं। अभी मैं एक बच्चे के साथ बैठ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसका सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन बड़ा हाई है। तो सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन इंसान के अंदर नेचुरल बॉर्न है, जानवरों में भी है। आप देखो कि आप एक एरिया से गुजर रहे हो और एक कुत्ते को मारते हो तो 10 कुत्ते आ जाते हैं उसका बचाव के लिए। ये उनका सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन है। इस तरह का, जिसे हम नेचुरल लॉ कह सकते हैं या सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन कह सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है लिखते समय। और ये आता है पॉजिटिव फीलिंग से। इसको आपको पॉजिटिव फीलिंग से अपने उस पर डालना है, अपने किरदारों में डालना है। हो सकता है कि आप कोई विलन करेक्टर बना रहे हो तो उसका भी सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन हो सकता है। अभी ब्रेकिंग बैड का एक विलन करेक्टर है जो कि बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, और वो इतना बुरा है कि वो गर्दन तुरंत काट देता है, उसको कुछ नहीं है। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी ये है कि वो, उसको प्रॉब्लम है कि वो उसको मार नहीं सकता, लेकिन अपने साथ काम पे लगा सकता है। तो वो चेक करवाता है उसको कि ये व्यक्ति कैसा है, तो वो व्यक्ति हीरोइक निकलता है। तो प्रॉपर जो उसका बंदा चेक करने गया उस व्यक्ति को, वो कहता है द गाय इज हीरो, सीधा बोल रहा है द गाय इज हीरो ना। ये अब कहने को तो बहुत ही काम चलाऊ सेंटेंस है, द गाय इज हीरो, बट ये गाय इज हीरो कहने का मतलब है कि बंदा हीरो है। तो हीरो है मतलब कि ये बंदा हमारे साथ है, इसका सेंस अच्छा है, जस्टिफिकेशन अच्छा है, ये प्रोटेक्टिव है। तो वो हीरो मतलब को जो कैरेक्टर है उसको आपको समझना जरूरी है। तो ये आप अपनी राइटिंग के अंदर रखिए, ठीक है। तो आज कोई और भी आया हुआ है शायद क्लास में जो पहले नहीं आए थे, कृपया आप बताएंगे अपने बारे में। कोई और है? इंडियन स्ट्रीट स्वाद, आप आए हुए हैं पहले क्लास में? इंडियन स्ट्रीट स्वाद।
हाँ अक्षय, आप कहाँ से? सर नागपुर से इसके पहले क्लास अटेंड किए थे, लेकिन वो इंग्लिश में है, तो थोड़ा कोई बात नहीं, कंफर्टेबल कोई नहीं थे बात नहीं, सर। आप इंग्लिश वाली क्लास एक बार देख लीजिएगा। कंफर्टेबल नहीं थी तो कोई हाँ। बात नहीं, आ रही है। अच्छा, ये कौन है? इंडियन स्ट्रीट स्वाद। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर आप भी इंडस्ट्री से रिलेटेड राइटिंग करते हो सर? हाँ करता हूँ, तभी पढ़ा रहा सर हूँ। नहीं, मतलब मैं आपका आपका परिचय जानना चाहता हूँ सर, कि मतलब आप आपका मेरी जो है वेबसाइट पे वो। चले जाओ, nikhilsavlani.com, वहाँ परिचय मिल जाएगा। हाँ। जी जी सर। और बताइए। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ, बता बोलते पढ़ता जा रहा हूँ। हाँ बताइए, अखिलेश जी बोलिए। आप जो बोल रहे थे जस्टिफिकेशन होना चाहिए कहानी में, हम्म। लेकिन अभी जो बहुत सारी फिल्म देख रहे हैं जिसमें कि मार धाड़ बहुत ज्यादा है, हम्म। तो वो जस्टिफिकेशन में आएगा क्या? मार धाड़ तो हिंसा देखिए, मार धाड़ तो एक अलग चीज है। अगर हिंसा एक्शन, हिंसा जो दिखाते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ, हिंसा की बात बताता हूँ। हमारा 2002 में हमारे जाकिर हुसैन कॉलेज में हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट था। और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जाकिर हुसैन कॉलेज है, वो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली है, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सेंटर है। तो वहाँ पर एक सेमिनार हुआ था, वॉयलेंस इन सिनेमा करके ऐसे था। तो वहाँ पर बात चल रही थी और मैंने जो बात बोली, मेरे प्रोफेसर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया था। और आज भी कोई उतना समय बदला नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे पास आज डिवाइसेस आ गए हैं। देखिए, हिंसा जो पहले के समय में हुआ करती थी उस हिसाब से तो अभी कोई हिंसा ही नहीं है। और उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिल्में नहीं थी। लेकिन उस समय इतने युद्ध आए दिन, रजवाड़े लड़ते थे, आक्रमण हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो हिंसा तो, अब तो हिंसा कम है। और जहाँ तक फिल्म्स की बात है या वेब सीरीज की बात है, तो हिंसा तो है ही उसमें, उसको अनजस्टिफाइड नहीं, हिंसा तो हो रही है। हाँ, फिल्म के अंदर आपको दिखाना है या वेब सीरीज में कि अगर वो हिंसा हो रही है तो वो, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर कोई बुरा मार रहा है किसी को, तो बुरे तो लोग मारते ही हैं, तो वो तो चीज है ही। या अगर कोई व्यक्ति, हाँ वो तो हिंसा तो है ही समाज में। लेकिन वो हिंसा हो रही है, अगर मान लीजिए किस तरह की फाइट है वो हिंसा, अगर आर्मी की फाइट है, आर्मी की लड़ाई होती है तो उसको दिखाएंगे ही। और अगर दो व्यक्तियों की लड़ाई भी होती है तो उसको दिखाएंगे। और एक्शन, जिसे हम फाइटिंग मूवीज कहते हैं, वो एक आर्ट फॉर्म भी है। जैसे हमारा ये जो हमारा साउथ का चलता है, आर्ट फॉर्म चलता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, या बाकी हमारे मार्शल आर्ट आर्ट फॉर्म है। तो वो तो हम आर्ट फॉर्म, फिल्मों से पहले हम उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। और एरिनाज है हमारा, जो वो एक, आप देखिए वो जो बैल छोड़ देते हैं और वो बैल मारता हुआ हमारे दक्षिण भारत में चलती है वो, तो वो चीज़ें चलती है, स्पेन में चलती है। तो हिंसा, हिंसा के बिना तो इंसान जी नहीं सकता। नंबर एक, हमारे जितने भी ये हमारी सोसाइटीज बसी हुई हैं, हमारे शहर जो बसे हुए हैं, ये सारे जंगलों को काट के, जानवरों को काट के, हिंसा के बिना इंसान नहीं जी सकता। वो तो एक अलग फैक्ट है। लेकिन अब वो हिंसा को हम जब फिल्म की स्टोरी में है, तो उसके अंदर दो चीजें हैं, एक जस्टिफिकेशन भी है, दूसरा ब्यूटी ऑफ आर्ट, ब्यूटी ऑफ मार्शल आर्ट, ब्यूटी ऑफ अदर आर्ट्स। तो वो तो आप दिखाइए, उसको क्या प्रॉब्लम है? वो तो डेवलपमेंट है। अगर हाथ की बंदूक से AK-47 आ गई, दैट इज ए डेवलपमेंट। ठीक है, वो तो एक अलग बात है, पर वो एक विषय अलग है, वो सामाजिक विषय एक अलग है। लेकिन आपका काम है कि जब आप वो दिखा रहे हैं कि भैया एक आदमी ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी स्टोरी है कि एक गांव में एक मुसाफिर गुजर रहा था, वहां पर 4 आतंकवादी आए। अब वो जो आतंकवादियों को उसने मारा, एक तो जस्टिफिकेशन, क्या वाकई में वो आतंकवादी थे, क्या वो बैड थे, क्या वो सोसाइटी के लिए खतरा थे, वो जस्टिफिकेशन आपको वहां दिखाना पड़ेगा। ये है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। अब आपने अपना पूरा एक सीजन लिख लिया, और सीजन के अंदर अब आप हर एपिसोड को जब डेवलप करेंगे,
तो हर एपिसोड के अंदर अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, इस तरह से चलेगा। ये नहीं होना चाहिए कि ये पूरी कहानी तो एक है, वो तो है एक पूरी कहानी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक सीजन में एक कहानी देगी यार कुछ ठीक है चलिए। और ज़्यादातर इंडियन जो कंटेंट होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो टर्किश में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो अप्स एंड डाउन्स है वो ज़्यादा नहीं रखने, वो कुछ मेन जो प्रॉब्लम है उससे संबंधित होना चाहिए, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए जो उसने शुरू करी उससे संबंधित होना चाहिए, और उसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए उस एपिसोड में, ये नहीं कि उसको आगे ड्रैग करें। अब जब आप मेन कैरेक्टर बना रहे हैं तो फिल्म्स में और वेब सीरीज में दोनों में जाहिर सी बात है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, हीरो या हीरोइन है जो भी है, उसमें खूबियाँ तो होंगी कुछ, तभी उस कहानी खींची है, तभी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने निकला है। लेकिन उसमें कुछ कमियां भी तो होंगी, कुछ खामियां भी होंगी, और खामियों को डालना बहुत ज़रूरी है। बिना खामियों के कोई भी कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर नहीं बनता है। जैसे इसको कमी पड़ जाती है, इसको जो क्वीन ऑफ गैम्बिट में जो लड़की है, ये इसकी मदर मैथमेटिशियन है और इसका दिमाग बहुत चलता है और ये छत पे देखकर ही गेम पूरा खेल लेती है। लेकिन इसकी कमी क्या है कि इसको ट्रैंकुलाइजर्स की आदत पड़ जाती है, तो ये उसकी कमी होती है और ये कमी इस पे हावी हो जाती है। जैसे आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, उसके अंदर वो गेम से पहले लड़की आ जाती है और एक मन होता है फौरन लड़की के साथ, और वो गेम हार जाता है, तो ये कमी उसकी रह गई। तो ऐसे कोई कमी जो होती है वो कमी उसकी कब सामने आती है, अब ये समझना जरूरी है। एक तो आपने उसमें कमी डाली, और उस कमी को हो सके तो शुरुआत में ही इस्टेब्लिश करो। इस्टेब्लिशमेंट इन द फर्स्ट एपिसोड और इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ ए मूवी के पहले 30 मिनट में या पहले एपिसोड में जो आप इस्टेब्लिश करोगे, मेन कैरेक्टर आपने इस्टेब्लिश किया, मेन कैरेक्टर मतलब मेन कैरेक्टर्स की जो मेन कैरेक्टर है और जो बाकी मेन कैरेक्टर्स हैं, और आपने इस्टेब्लिश किया कि आपका हेल्पिंग कैरेक्टर, हेल्पिंग टूल क्या होगा, और आपकी जो प्रॉब्लम आएगी वो भी एट द एंड ऑफ 30 मिनट या इन द फर्स्ट एपिसोड आपकी मेन प्रॉब्लम पता लग जाएगी। वीकनेस ऑफ द मेन कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर्स, रिलेशनशिप बिटवीन द मेन कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप, वो भी आपके पता लग जाएंगे, आपको मतलब फर्स्ट एपिसोड में नज़र आ जानी चाहिए। बाद में कोई आके हेल्प करे तो वो अच्छा नहीं लगता है, बाद में आके चीज़ नज़र आ जाए तो इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो अब आपके पास ये चीज़ें आ गई और अब आपने पहला एपिसोड तैयार करना है, और साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप चाहे फिल्म लिखो या वेब सीरीज़ लिखो, जैसे मैंने एक प्रॉपर एक क्लास ली थी, मैं उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है ना वो लाउड नहीं करनी है, लाउड नहीं कहनी है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक इंसान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और वो दबा के कुछ बोल रहा है, पर एक्चुअल में उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, तो वो लाउड कैरेक्टर कहलाता है। और ये लाउडनेस हमारे हर कम्युनिकेशन के अंदर होती है। ये राइटर की भी लाउडनेस हो सकती है कि उसके पास उसने पहले से वर्क नहीं किया और वो बस चींटी को पहाड़ पे चढ़ा दिया और पहाड़ से आसमान ले गया और आसमान से उसने अंतरिक्ष में ले गया। ये एक लाउड कैरेक्टर है, लाउड स्टाइल है। आपको सूक्ष्मता, सटलनेस देखनी है। जैसे सिक्स सेंस का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि सिक्स सेंस के अंदर, और खास करके एम नाइट श्यामलन की मूवीज, जहाँ वो लाउड होना शुरू हो गया था अपनी मूवीज में, उसकी वो मूवीज वर्क करना बंद कर दी थी। हिचकॉक हमें इसलिए पसंद है क्योंकि हिचकॉक सटल है, सूक्ष्म है। हिचकॉक की पूरी मूवी के अंदर कहीं पे कोई लाउडनेस नहीं आती है, और लास्ट में जब कैरेक्टर पकड़ा जाता है, जो ज़्यादातर कोई मर्डर होता है, क्योंकि ज़्यादातर मर्डर मिस्ट्रीज हैं, तो वो भी इतने सिंपल तरीके से पकड़ा जाता है कि उसमें कोई लाउडनेस नहीं होती। अगर आप बर्ड्स देखेंगे हिचकॉक की, जो कि लगेगा कि देखने में एक लाउड मूवी है,
लेकिन उसके अंदर भी लाउडनेस नहीं है। और खास करके जो एंडिंग्स होती है, हालांकि हमारे यहाँ पर एक प्रचलन है और हॉलीवुड में भी है कि हम लोग एंडिंग्स को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि भैया एंडिंग में बस सारा रोलर कोस्टर बना दो। और प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव्स भी यही बोलते हैं, इसमें ये डाल दो, उतना डाल दो, उतना डाल दो। लेकिन अगर आप पहले ये सोचो कि मेरे पास कोई सूक्ष्म एंडिंग है, कोई सटल एंडिंग है, मैं अपनी जो बात कह रहा हूँ उसको सिर्फ ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ा रहा हूँ, या कोई बात पहले कहने के लिए है भी कि नहीं है। जैसे सुभाष घई अपनी एक फिल्म ताल का उन्होंने एक इंटरव्यू में एग्जाम्पल दिया था कि जब वो ताल मूवी का क्लाइमैक्स उन्होंने लिखा, और क्लाइमैक्स कार में है कि जिसके अंदर अनिल कपूर से ऐश्वर्या राय से बात कर रहे हैं, तो लोगों ने उनसे बोला कि भैया कार के अंदर क्लाइमैक्स, पर स्टोरी इतनी उस स्टेट तक आते आते स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी थी उन दोनों के कैरेक्टर्स के बीच की कि वो कार के अंदर जो बात कर रहा है कैरेक्टर, वो भी इम्पोर्टेंट थी। तो वो मतलब नहीं होता कि आप क्लाइमैक्स को पहाड़ों के ऊपर ले जाओ एंडिंग को, या 50 मैंने गाड़ियाँ गिरा दी, या बहुत कुछ घुमा फिरा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्स सेंस के अंदर एंडिंग में देखिए आप, बस उसको एकदम से रियलाइज़ होता है कि वो हाथ लगाता है तो उसको याद आता है कि मेरे को तो गोली लगी थी, और वहाँ उसको रियलाइज़ होता है कि मैं तो मर चुका था। कितने रियलाइजेशन ने फिल्म को $1 मिलियन मूवी बना दिया। इतनी सूक्ष्म तरीके से चीज़ को दिखाई गई। तो सूक्ष्म चीज़ें हमेशा वर्क करती है। इंडिया के अंदर भी वास्तव एक मूवी थी जिसमें काफ़ी सूक्ष्म तरीके से उसके हस्बैंड को पता लगता है कि भैया मेरी वाइफ का तो किसी और से अफेयर था, और वो बाद में जो रिएक्ट करता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो क्राइसिस इतना सूक्ष्मता से पता लग गया। तो जब आप लिख रहे हो तो लाउड मत लिखो, ये तो स्टोरी ऐसी है, मैं स्टोरी को ऐसे बना दूंगा, वैसा बना दूंगा, ये एलिमेंट डाल दूँ, ये घुमा दूँ, वो घुमा दूँ, 4 कैरेक्टर शुरू में डाले, एंड में जाके वो 4 मिल गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा नहीं। स्टोरी को सूक्ष्म रखना है। तो दोस्तों, क्या आप भी कोई फिल्म की कहानी लिखते हो? अगर आपने फिल्म की कहानी लिखी है और फिल्म की कहानी लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक अच्छे गाइड की, एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे कोच की। उसके बिना यदि आप गाइड या टीचर, आपके कोच के बिना आप स्टोरी लिखते हो और उसको डेवलप करते हो, तो आपका वो टाइम, आपका वो कीमती ऊर्जा जो आपकी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो बजाय इसके कि अनगाइडेड स्क्रिप्ट या स्टोरी लिखने के से अच्छा है कि आप गाइडेड स्टोरी लिखिए। मैं आपको अपनी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत सस्ते में। फिल्म की कोचिंग सिर्फ 10,000 रुपये में, और वेब सीरीज़ की कोचिंग सिर्फ 12,000 में 6 एपिसोड्स आपके मैं वेब सीरीज़ के लिखवा के दे रहा हूँ। 1 साल का टाइम रहेगा। 1 साल के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। आपके हर स्टेप पे आपका आइडिया कैसा है, आपकी स्टोरी कैसी है, आपके स्टोरी में पूरे एलिमेंट्स हैं या नहीं है, आपका प्रोटैगनिस्ट कैसा है, विलन कैसा है, साइड कैरेक्टर्स कैसे हैं, सब पर मैं आपको लगातार 1 साल तक अपनी गाइडेंस दूंगा। वेब सीरीज़ के अंदर आपका पायलट कैसा है, आपका फर्स्ट एपिसोड में कैरेक्टर्स ठीक से आए हैं नहीं आए हैं, आपके पर एपिसोड स्टोरी क्या बन रही है नहीं बन रही है, इस पर भी मैं आपको अपनी पूरी कोचिंग और अपनी गाइडेंस दूंगा। बिना गाइडेंस और बिना कोचिंग के राइटिंग वर्क को करना मुश्किल हो जाता है। आप कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको सालों का अनुभव चाहिए होता है। मैं भी जब फिल्म स्कूल में था तो हमारे टीचर्स ने फिल्म स्कूल से लेकर और फिल्म स्कूल से निकलने के बाद तक मैंने ना केवल अपने टीचर से गाइडेंस ली, बल्कि अपने सीनियर्स और सीनियर राइटर से भी अपने गाइडेंस लेकर ही अपने प्रोजेक्ट्स पूरे किए। आज भी कई प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मेरे सीनियर लोग हैं उनकी मैं गाइडेंस लेता हूँ या उनके लिए प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8527533051, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्क्रिप्ट्स के अंदर। मैं इंग्लिश में भी आपसे बात कर लूँगा और हिंदी में भी। तो आप मेरा नंबर याद रखिए 8527533051, निखिल सबलानी। तो आप कुछ भी लिखिए, आप कैसा लिख रहे हैं ये आपको शायद नहीं पता चलेगा,
पर एक गाइड, एक कोच आपको ठीक से बता सकता है। हो सकता है मुझे दी हुई चंद हजार रुपए की फीस से आपका प्रोजेक्ट कल को लाखों रुपए कमा ले, आपको लाखों रुपए की फीस मिल जाए और आपको लिखना भी आ जाए। तो आप संपर्क करिएगा मुझसे। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आज की क्लास यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास का जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैव अ नाइस डे।